नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आप सभी के सामने एक नई सीरीज लेकर आया हूं जो कि है आपकी प्रश्नोत्तरी। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है, जैसा आप सभी ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया है कि हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं सीटेट और रीट से रिलेटेड बाल मनोविज्ञान की, यानी कि मनोविज्ञान की, जिसका एक टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। हम क्या करने वाले हैं कि हर एक टॉपिक को हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अब से पहले जो परीक्षाओं में आ चुके हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो परीक्षा में आने वाले होंगे प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सब हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके अलावा बहुत दिन हो गए हैं आप सभी से रूबरू हुए, यानी कि हमने जो वीडियो है किसी कारण से नहीं डाल पाया हूं मैं आपके लिए वीडियो, काफी समय हो गया है, यानी कि ये मानो 10-12 दिन हो गए हैं। तो नई वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर दिन एक नहीं दो, जो भी हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा उतनी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं। जो कि अब जैसे 1 दिसंबर है आज, तो आज से जो हम चालू कर रहे हैं रीट के लिए और सीटेट के लिए, जो हम चालू कर रहे हैं मनोविज्ञान या साइकोलॉजी वाला चैप्टर, उसको हम पूरा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं अब रीट और सीटेट के लिए मनोविज्ञान। रीट और सीटेट के लिए क्या पढ़ने वाले हैं? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में भी जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा बाल विकास। और बाल विकास से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आप सभी इनके आंसर देते रहना, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर मिलने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए आपके सामने, तो जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, पहला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण अधिगम का केंद्र है। शिक्षण अधिगम का केंद्र क्या है? तो कौन होता है इसका केंद्र? इसका केंद्र है, फटाफट बताइए, शिक्षार्थी, कि जो स्टूडेंट है वो शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है। जो ये प्रश्नोत्तरी हमने आपके लिए रखी है, इसमें हम कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, यानी कि कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी भी प्रश्न को। हाँ, जहां लगेगा वहां पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको मिलेगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि बहुत फटाफट अपने जो सिलेबस है उसको रिवीजन करने वाली बात है। क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे अब तक साइकोलॉजी को, क्योंकि हमारा जो पेपर था रीट का वो फेब 2021 में होने की पूरी संभावना थी अब तक। लेकिन अभी हाल ही में आप सबके पास सूचना होगी कि जो रीट का पेपर है वो अभी इसकी जो विज्ञप्ति है वो 11 दिसंबर 2020 के बाद ही जारी होगी। यानी अगर हम समय देखते हैं कि अगर 11 दिसंबर को भी जारी होती है, मान के चलना, तो इसके लिए 3 महीने पूरे मिलेंगे हमारे को। तो यानी कि 11 मार्च 2020, यानी कि पूरे मार्च तक जा रहा है, यानी कि अब फरवरी में जो पेपर है वो नहीं होगा। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये पेपर थोड़ा सा भी डिले हो रहा है तो आप अपनी तैयारी को रोके नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकना है इसे। जिस स्पीड से आप तैयारी कर रहे हो, बल्कि उससे भी ज्यादा स्पीड आप अपनी बढ़ाएं, ठीक है। जो अपने पढ़ने के आवर्स हैं उन्हें बढ़ाएं ताकि तैयारी और भी ज्यादा अच्छी हो और इस बार पार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और हम आपका साथ देंगे इसी तरीके से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके सामने है कि वृद्धि तथा विकास, फटाफट आंसर देना। वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, इस सिद्धांत का संबंध है। कि देखिए कि अचानक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इस सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है निरंतरता के सिद्धांत से। क्योंकि कोई भी परिवर्तन है, यानी कि वृद्धि और विकास में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है। जो परिवर्तन है एक निरंतरता के साथ होते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैशवावस्था या शैशव काल की अवस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं आपको बता दूं कि जब हम रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो L1 हो या L2 हो, ठीक है, हम जो स्टूडेंट पढ़ाते हैं 1 से 8 तक के स्टूडेंट हैं, हम उनके लिए जो टीचर बनेंगे 3rd ग्रेड टीचर बनेंगे, तो 8वीं क्लास का जो स्टूडेंट है वो अधिकतम 14 वर्ष की आयु तक का होगा। ध्यान से समझना इस बात को। तो 14 वर्ष की आयु तक का होगा, इसका मतलब कि हमारे को केवल शैशवावस्था और बाल्यावस्था पर पूरा फोकस रखना है, क्योंकि बच्चा उस वक्त बाल्यावस्था में है, ठीक है। और 13 वर्ष के बाद में जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके लिए हम पूर्व किशोरावस्था पर ज्यादा बल देंगे। तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? तो आगे बताएं कि शैशवावस्था या शैशव काल की अवस्था कि जो मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो देखिए फटाफट, शैशवावस्था में कौन हो जाएगा? जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे, जो जन्म से 5 वर्ष तक के वो शैशवावस्था में, 6 से और 12 तक के हो जाएंगे वो बाल्यावस्था में आते हैं, और 13 के बाद में किशोरावस्था में। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? बताइए फटाफट, आपका आंसर आना चाहिए। किस अवस्था को माना जाता है? शैशवावस्था को माना जाता है। मानव जीवन का आधार किसे माना जाता है? शैशवावस्था को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रायर ने लड़कों में मातृ प्रेम भाव को नाम दिया है। देखिए फ्रायर ने यह बताया था कि जो लड़के होते हैं वो अपने मां के प्रति प्रेम अधिक दर्शाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता के प्रति जो प्रेम है वो अधिक दर्शाती हैं। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने जो लड़कों के लिए था वो क्या बताया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें आएगा आपका ओडिपस भावना ग्रंथि, क्योंकि फ्रायर ने बताया था कि जो ओडिपस होती है ये तो किसके लिए होती है? लड़कों के लिए होती है, ठीक है ना, कि ये तो होती है लड़कों में ये ग्रंथि पाई जाती है, और जो इलेक्ट्रा होती है ये महिलाओं में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। और इन्हीं की वजह से जो लड़के हैं वो अपने मां के प्रति, और जो लड़कियां होती है वो अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम भाव दर्शाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने। किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो किसे कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। किसने माना है? वैलेंटाइन ने माना है। तो अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? कैसा काल कहा है? मिथ्या परिपक्वता, यानी कि झूठी परिपक्वता, कि बच्चे में परिपक्वता नहीं है लेकिन वो परिपक्वता दिखा रहा है, यानी वो परिपक्व नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो दिखा रहा है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल। तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके रॉस ने। क्योंकि देखिए बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो अपने आप को बहुत समझदार समझने लगता है, ठीक है, और वो अपने बड़ों को देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है कि यार मैं समझदार हो गया हूं, मैं भी अपनी राय दे सकता हूं, जबकि वो परिपक्व नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल। और ये किसने बताया? रॉस ने बताया। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? एक तो प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है, छोटे छोटे शब्द होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो फटाफट बताइए, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? शारीरिक विकास, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लेना और फटाफट कमेंट करते रहिए आप इस पर। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे कम हो जाती है? तो कहां हो जाती है? बाल्यावस्था में सबसे कम हो जाती है, क्योंकि भ्रूणावस्था में होती है, शैशवावस्था में जो शारीरिक गति है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है, और किशोरावस्था में अचानक आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो जब एक उम्र होती है 16, 17, 18 साल की, तो अचानक उनके अंदर परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है उनमें भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का पतली हो जाना, ठीक है, लड़कों में आवाज का भारी हो जाना, ये सब जो लक्षण है, और शारीरिक विकास, अचानक लंबाई पूरी बढ़ जाती है लड़कों की, ये इस तरीके से जो परिवर्तन है वो किशोरावस्था में देखे जाते हैं। लेकिन बाल्यावस्था जो एक ऐसी अवस्था है जहां पर शारीरिक विकास, कौन सा विकास? शारीरिक विकास बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
कि विकास के संदर्भ में गलत कथन बताइए। जब भी ऐसा कुछ पूछता है, सत्य बताइए, असत्य बताइए, तो आप उसे बिल्कुल अंडरलाइन कर लें। ये मैंने पहले भी अपनी क्लास में बताया है, क्योंकि यहां गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। विकास के संदर्भ में क्या बताना है? गलत कथन बताना है। देखिए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, पहला कथन। दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है और वर्तुलाकार गति है। सबको एक बार समझना। देखिए दिशा सिर से पैर की ओर होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसे कहते हैं आपाद मस्तक। आपाद मस्तक यानी कि सेफेलोडोकल इसे कहा जाता है कि सिर से लेकर पैर की तरफ विकास होता है, कि सबसे पहले सिर वाले भाग का विकास होता है और उसके बाद में नीचे वाले भागों का विकास होता है। पहली बात, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास, सबका विकास एक क्रम में ही होगा और सभी का एक जैसा होगा। दूसरा, वर्तुलाकार गति होती है। देखिए वर्तुलाकार गति के लिए ऐसा कहा गया है कि जो विकास है वो सर से पैर की तरफ भी होता है, तथा यानी कि लंबाई में भी हो रहा है और इस तरीके से चौड़ाई में भी होता है, यानी एक गति होती है, वर्तुलाकार गति होती है इसकी। ठीक है, इसके लिए भी कहा गया है। तो पहला जो कथन है अपना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत हो गया, क्योंकि जो विकास है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, उल्टा दे रखा है ये। तो समझ में आया ये? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। किसने कहा था ये कहा था आपके क्रो एंड क्रो ने। क्लियर है? नेक्स्ट, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, यानी कि बालक ये चाहता है कि उसके जो व्यवहार है, जो वो व्यवहार कर रहा है, उसको समाज स्वीकृति दे, वो जो भी कर रहा है उसे सही माने। ये किस अवस्था में होता है? तो यह होता है अपने किशोरावस्था में, कि जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसे ये लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है और समाज इसकी स्वीकृति दे। ये कब होता है? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न आपके सामने, बाल विकास आरंभ होता है कि बाल विकास का प्रारंभ कब से होता है? फटाफट आंसर दीजिए। उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, या शैशवावस्था, या पूर्व बाल्यावस्था। तो कब से होता है विकास का प्रारंभ? ये हो जाता है जन्म से पहले, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से, कि जब बालक अपने मां के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट है जो यहाँ गलती करते हैं कि जन्म के पश्चात विकास होता है, कि भाई पहले तो वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है। जो विकास है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव पूर्व अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? यह प्रश्न भी, जो भी अभी तक मैंने प्रश्न आपको बताए हैं, ठीक है, या इसके बाद में जो भी मैं प्रश्न लाने वाला हूं, इनमें से अधिकांश, अगर मान लीजिए कि हम जैसे आज 25 प्रश्नों पे बात करेंगे, इन 25 में से आप ये मान के चलना कि कम से कम 18 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे रीट में आया हो, चाहे सीटेट में आया हो, सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सन में वो आपका जो प्रश्न है वो पूछा गया है। ये मान के चलना आप इन चीजों को। मैं जो भी प्रश्न ला रहा हूं ये वही प्रश्न है जो कि पहले आपके पेपर्स में आ चुके हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही आपको लगेगा कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं, हमारी तैयारी कैसी है। समझ रहे हो ना? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो देखिए कि सूत्र कौन सा सही होगा। तो इसके अंदर देखिए बहुत सी बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए, इसीलिए रखे हैं मैंने ये, तो आपका सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा? बी आंसर होगा, यानी कि परिपक्वता इनटू अधिगम बराबर विकास। ये जो गुना का चिन्ह है ये ज्यादा सही है, मोर देन करेक्ट होगा। किससे? प्लस वाले से। अगर ये नहीं होगा, मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? अगला प्रश्न आपके सामने, कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कौन सा विकास होता है? तो उपरोक्त सभी प्रकार का विकास होता है। खेल के मैदान में सभी प्रकार का विकास होता है। अगला प्रश्न है,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है कि विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, कि ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। तो यह विचार किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? निरंतरता से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? निरंतरता से संबंधित है। नया प्रश्न, नवजात शिशु, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं, कि जो नवजात शिशु है वह स्वयं को किस प्रकार के खेल से सम्मिलित करते हैं? सहकारी, समानांतर, सहचर या इंद्रिय या गत्यात्मक। देखिए छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, किसी खिलौने वगैरह से तो खेलता नहीं है। वह क्या करता है? वह अपने इंद्रिय तथा गत्यात्मक जो खेल होते हैं इन्हीं से अपने आप को सम्मिलित कर लेता है, यानी इन्हीं के अंदर वो लगा रहता है और इन्हीं से खुश रहता है। समझ रहे हो इस बात को? अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, जो एक शिक्षक होता है उसे किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय तथा बाल मनोविज्ञान दोनों का? देखिए अगर किसी शिक्षक को केवल अपने विषय के बारे में जानकारी है, ठीक है, लेकिन वो बालक को समझ ही नहीं रहा कि बालक की जरूरतें क्या है, तो फिर वो अच्छा शिक्षक नहीं माना जाएगा। या एक ऐसा शिक्षक जिसको ये तो पता है कि बालक को क्या चाहिए, उसके मनोविज्ञान से वो पता तो लगा सकता है कि बालक की ये जरूरत है, लेकिन वो जरूरत पूरी कैसे होगी उसे यही नहीं पता, यानी उसे अपने सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं है, तो वो भी पूर्ण शिक्षक नहीं होगा। एक अच्छा शिक्षक कौन होगा? जिसके पास अपने अध्यापन विषय के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होगा, वो एक अच्छा शिक्षक होगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सबसे ज्यादा अच्छी विधि किसकी? वृद्धि और विकास के अध्ययन की, कि इनकी वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि होगी इनमें से? विधि होगी आपकी विकासीय विधि। कौन सी विधि होगी? विकासीय विधि। अगला प्रश्न जैसा आपके सामने है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है, किसने कहा है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रीट का पेपर होगा या सीटेट का पेपर होगा उसमें 30 प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी के। कितने आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। इन 30 प्रश्न में से आप ये मान के चलना कि लगभग 20 क्वेश्चन ये तो आते हैं अप्लाइड आते हैं, ठीक है, अनुप्रयुक्त आते हैं। इसके अलावा लगभग 7 प्रश्न ऐसे मान के चलना है, जो 7 प्रश्न होंगे वो बिल्कुल फैक्ट होंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके मान के चलना। और 3 प्रश्न कम से कम मानना, 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके अंदर आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, कथन पूछे जाएंगे कि ये कथन किसका है। इस तरीके से पूरे 30 प्रश्न का एक संकलन बनता है। चाहे आप सीटेट का पेपर दें, चाहे आप रीट का पेपर दें, किसी भी टेट का, एचपी टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी टेट हो आपका, कोई भी, उसके अंदर जहां भी साइकोलॉजी का प्रश्न बनेंगे तो आपसे परिभाषा जरूर पूछी जाती है। और आप सभी को पता है, चाहे हम रीट का पेपर दें या कोई भी पेपर दें, एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। तो जो परिभाषाएं हैं वो भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, जो कथन है वो याद रखने पड़ेंगे। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। किसका कथन है जी? ये है क्रो एंड क्रो का। किसका कथन है ये? क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न, वृद्धि तथा विकास का क्या संबंध है? आ गया ना वही क्वेश्चन कि वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। देखिए विरोधी नहीं है, समान भी नहीं है, उपभोग सभी होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक दूसरे के पूरक है, कि वृद्धि के साथ विकास भी होता है, एक दूसरे के पूरक है, साथ साथ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चे के सामाजिक विकास में शब्दों को समझना है, साइकोलॉजी में केवल शब्दों का खेल है। कौन से विकास में? सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आनुवंशिकता? नहीं। माता पिता, शिक्षक या खेल? तो खेल की सामाजिक जो विकास में सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि खेल खेलता है तो वो एक टीम बनाकर खेलेगा, एक समाज के साथ रहकर खेलेगा, तो सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, जो उत्तेजना है वो किसका भाग है? वो है आपके संवेगात्मक विकास का।
बहुत आसान सा प्रश्न था कि उत्तेजना किसका भाग है, संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, मानसिक योग्यता पूर्ण हो जाती है, वह कौन सी अवस्था होगी, यानी कि किस आयु में हो जाता है? तो बताएं फटाफट, आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करें आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 14 वर्ष की आयु। देखिए 5 से 6 वर्ष की आयु जो होती है ना, उसमें लगभग आप मान के चलो कि मानसिक जो आयु है, सॉरी मानसिक योग्यता है, या जो उसके मस्तिष्क का जो विकास है वो लगभग 90% तक हो जाता है। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा है, जिसने 14 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, उसका मानसिक योग्यता का विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, 14 वर्ष। अगला प्रश्न, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्यों रोता है? जन्म के समय जैसे ही जन्म होता है, जन्म होने के तुरंत पश्चात जो बच्चा है वो रोने लग जाता है। तो क्यों रोता है वो रोता है किस वजह से, भय की वजह से? नहीं। किस वजह से? पीड़ा होती है उसे? ये भी नहीं होगा। भूख लगती है? ये भी नहीं होगा। किस वजह से रोता है वो? वातावरण में परिवर्तन के कारण, क्योंकि एक नए वातावरण में अचानक प्रवेश होता है, इस वजह से वो बच्चा रोने लग जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये तो, कि वाइगोट्स की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? कि जो वाइगोट्स की है ना, एक वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ये बच्चे के जो सीखने पर किस कारक की भूमिका सर्वाधिक होती है, किस पर बल देते हैं ये? तो बताइए फटाफट। तो वाइगोट्स की है, ये किस पर बल देते हैं? नैतिकता पर बल देते हैं। कि नैतिकता यानी कि जो नैतिक कारक है, ये बच्चे को सीखने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तो इसी के साथ आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो यही समाप्त होती है। मेरे को लग रहा है जैसा कि आप सब साथ दे रहे हैं हमारा, आपको ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इसी प्रकार से आपके लिए हर दिन एक प्रश्नोत्तरी लेकर आने वाला हूं, जिसमें साइकोलॉजी की जो क्लास है हमारी वो हर दिन रहेगी। इसके साथ में हम चालू करने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या चालू किया जाए। एक तो है साइंस अपना, ठीक है, और एक है आपका हिंदी। इन दोनों में से किसकी प्रश्नोत्तरी चालू करें पहले? साइंस की पहले चालू करें या हिंदी की चालू करें? क्योंकि हम इसी तरीके से, और साइकोलॉजी तो हम कंटिन्यू रखेंगे। फिर कुछ दिनों बाद, जैसे अगर हम जैसे मान लीजिए इसको 1 महीना 1.5 महीना तक कंटिन्यू रखते हैं, अगर हम एक दिन में आप ये मान के चलो कि 25 प्रश्न कर रहे हैं, तो अगर हम 1 महीना करते हैं तो कितने प्रश्न हो जाते हैं? 750 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, और आप विश्वास रखना इस बात पे कि मैं आपके लिए जो प्रश्न ला रहा हूं ये आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लाऊंगा, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही लाऊंगा। इसके साथ साथ जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न में सीधे सीधे ही पूछा जा सकता है आपसे, यानी डायरेक्ट मैं आपसे ये पूछ सकता हूं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसके जनक कौन है, ये सब हर स्टूडेंट पढ़ लेता है, अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेता है। इस प्रकार के प्रश्न भी मैं डालूंगा जब हम एक बार लगभग ये मानो कि 1000 प्रश्न जब पूरे कर लेंगे, अपना पूरा सिलेबस एक बार कर लेंगे हम, उसके बाद में मैं आप सभी के लिए एक पूरा एक बड़ी वीडियो, जिसके अंदर आराम से मान के चलो अराउंड लगभग 500 क्वेश्चन होंगे साइकोलॉजी के, ताकि जिससे बाहर आपका एक भी प्रश्न ना जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साइकोलॉजी के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जाए आपको। तो ये भी करेंगे आपके लिए। उससे पहले आप हमें बताएं कि साइंस स्टार्ट करें या हिंदी स्टार्ट करें। इन दोनों में से जो भी आप कहेंगे कमेंट करके बताएंगे, मैं वही स्टार्ट कर दूंगा, और आपकी जो साइकोलॉजी है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आई होप कि जो आपकी आज की वीडियो है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। अपने जितने भी साथी हैं जो सब तैयारी कर रहे हैं उनको बोलें कि इस चैनल पर आए, हमारे साथ जुड़े। आप सभी का साथ बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज जिस जगह मैं पहुंचा हूं, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था, आज जिस जगह हूं आप सभी की देन है। आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, ये मानो बहुत छोटा शब्द होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आपसे बस इतना कहूंगा कि आप मेरा साथ बनाए रखें, इसी प्रकार साथ दें, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। जितने लोग जुड़ेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।